एक बात होती है इतिहास रचना और दूसरी बात होती है अपनी हिम्मत से इतिहास के चंद बोझिल पन्नों को मिटाना, दोबारा लिखना और रुतबे को गढ़ना। आज वंदे मातरम में जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कुछ इसी तरह के पराक्रम की है। हिंदुस्तान के उत्तर पूर्व में लड़ी गई दो लड़ाइयां जो पराक्रम की कई कहानियों के बीच कुछ अनसुनी सी दबी सी रह गई। (1967) वो लड़ाई जिसने चीन का अहंकार चकनाचूर कर दिया। चाइनीज 62 की बात करते हैं, लेकिन 62 में जहां उन्होंने मात खाई उसकी बात नहीं करते हैं। इसलिए हमारा ये कहना जरूरी है और बोलना चाहिए कि भाई तुमको हम 67 की याद दिलाते हैं, वहां क्या हुआ था जहां हमने आपके इतने आदमी मार दिए थे और आपको भगा दिया गया था इलाकों से। वो लड़ाई जिसने हिंदुस्तान का हौसला दिखाया था और चीन को उसकी हैसियत दिखाई थी। जो गुरखा आपको पता होगा वो खुखरी कैरी करते हैं और खुखरी के वार से ही जो चीनी सैनिक वहां पे मौजूद थे, इससे चीनी सैनिक बहुत ज्यादा घबरा गए। इस लड़ाई ने इतिहास का एक अध्याय सुधारा था। इस लड़ाई ने दुनिया के भूगोल को भी बदला था। अपनी फितरत से मजबूर चीन इंच इंच जमीन हासिल करने की मंशा से सिक्किम की चौखट तक पहुंच चुका था। उन दिनों सिक्किम एक स्वतंत्र मुल्क था जहां राजशाही चलती थी। चीन की चालबाजियों को देख सिक्किम ने भारत से गुहार लगाई और भारत ने सिक्किम के संवेदनशील दर्रों पर भारतीय सेना की तैनाती कर दी थी। आप चाइनीज हिस्ट्री देखिए, बहुत सालों से, 1000 साल से चाइना जो है वो एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है। उसमें और इंग्लैंड में ज्यादा फर्क नहीं है। उनका भी काम दूसरों को रूल करने का था, चाइनीज ने भी यही काम किया, अभी तक कर रहे हैं। तो उनको जो चीज समझ में आती है वो है सिर्फ शक्ति, पावर। दरअसल चीन केवल सिक्किम की जमीन पर अतिक्रमण नहीं कर रहा था, वो भारत के संयम पर भी प्रहार कर रहा था। उसने 1965 से ही ये कोशिशें शुरू कर दी थी। एक तो उसे 1962 का घमंड था, दूसरा वो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इस बात का फायदा उठाना चाहता था कि भारत दूसरे मोर्चे पर उलझा हुआ है। – 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था, तो उससे हमारा जो मेन कंसंट्रेशन था वो पश्चिमी फ्रंट पे था। तो इस कारण चाइना ने ये समझा कि हमारा अटेंशन उस तरफ है और यहाँ पे वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। अनेकों ऐसे मौके सामने आ रहे थे जहां चीनी सैनिक भारतीय सेना को उकसा रहे थे। कहीं 1 इंच जमीन पर वो अड़ जाते थे, कहीं एक पत्थर पर दावा कर देते थे। बड़ी अजीब सी स्थिति थी। भारत बेकार के झगड़ों में फंसना नहीं चाहता था, पर ऐसी चालबाजियों को आखिर कब तक सहा जाता? जो पास के इलाके होते हैं उन्हें समझिए, जिन्हें हम दर्रा कहते हैं। 2 शोल्डर्स होते हैं, 2 कंधों की तरह, जिसके बीच से एक रास्ता निकलता है। नाथुला के मामले में एक तरफ सेबुला, दूसरी तरफ कैमल्स बैक, जिसे ऊंटधार अब कहा जाता है। और इन दोनों ही जगहों पर भारत रणनीतिक तौर पर मजबूत कैसे था कि यहां पर हमारी आर्टिलरी की ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स लगी हुई थी। नाथुला या स्थानीय उच्चारण के अनुसार नाटुला समुद्र तल से 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। आज भी ये एक ऐसा इलाका है जहां भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे से केवल चंद कदम की दूरी पर तैनात हैं।
चीन के पास उत्तरी इलाके का कब्जा है और भारत दक्षिण के हिस्से में नियंत्रण रखता है। हम आपको ये भी समझाते हैं कि पास यानी दर्रे का मतलब क्या होता है। पास देखिए एक ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे दोनों साइड में एक ऊंची पहाड़ी होती है और एक बीच में एक लोकेशन होती है जहाँ से इजीली एक ट्रूप्स की बॉडी या फिर कोई गाड़ी वगैरह जहाँ पे रास्ता वगैरह हो जहाँ से मूव कर सकते हैं। तो चोला पास जो था इसके आसपास बाएं साइड में 0.15450 है और दाहिने साइड में अगेन 0.15780 है और बीच में ये गैप बनता है जहाँ से आप गुजर सकते हैं। तो इसकी अहमियत होती है, पास की अहमियत होती है कि इसके दोनों जो पहाड़ियाँ हैं उनका कंट्रोल जो बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो बीच का रास्ता है उसके ऊपर आप ऑब्जर्वेशन रख सकें। नाथुला दर्रे के दोनों ओर जो शोल्डर्स हैं उनमें एक का नाम है सेबुला और दूसरे का कैमल्स बैक जिसे ऊंट धार कहा जाता है। इन्हीं दो ऊंचाइयों के बीच से गुजरने का जो रास्ता है वो नाथुला पास कहलाता है। यहाँ का मौसम भी बेहद मुश्किल होता है। भारत के लिए मजबूती की बात यह थी कि सेबुला और ऊंट धार पर हमारी आर्टिलरी के ऑब्जर्वेशन पोस्ट मौजूद थे, यानी भारतीय तोपखाने की निगरानी पोस्ट, और वहां से चीन की पोजीशंस पर नजर रखी जा रही थी। इन दोनों पहाड़ियों से चाइना का पूरा इलाका नीचे का दिखता है, यातुंग तक दिखता है कैमल्स बैक से। तो वो बहुत जरूरी है। अगर फायर करना हो, उस फायर को देखने के लिए आपका ऊंचाई पे बैठे रहना बहुत आवश्यक है, तभी आगे का इलाका दिखता है, तभी आप फायर को करेक्ट कर सकते हैं। इनके बंकर पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चीन को अहंकार था 1962 की जीत का, और ये वाकया 62 के केवल 5 साल बाद का है। कोई कहेगा कि 5 साल में भला क्या बदल सकता है, लेकिन बहुत कुछ बदल सकता है अगर शौर्य के पैरों में बुरे निर्णय की बेड़ियां न पड़ी हो तो। हिंदुस्तान में भी बहुत कुछ बदला था। कहने के लिए 1962 के बाद केवल 5 साल ही तो बीते थे। भारतीय सेना का शौर्य तो हमेशा रहा था, लेकिन नतीजे अब एक दूसरी कहानी कह रहे थे। 5 साल में हिंदुस्तान की सूरत बदल चुकी थी। इन 5 सालों में 1965 के युद्ध में हमने पाकिस्तान को जबरदस्त पटखनी दी थी। देश का राजनीतिक नेतृत्व बदल चुका था और सबसे बढ़कर भारत का सैन्य नेतृत्व अलग था। जब 1967 का जब ये स्कर्मिश हुआ, उस टाइम 17 माउंटेन ड्यू का जो नेतृत्व था वो मेजर जनरल सगत सिंह कर रहे थे। उसके बाद 33 कोर का जो कमान था वो लेफ्टिनेंट जगदीश सिंह अरोरा ने संभाला था, और जो पूर्वी कमान के जो जीओसी इनसी थे वो लेफ्टिनेंट सैम मानेकशॉ थे। नेतृत्व और निर्णायक क्षमता थी, ये काफी सराहनीय थी। सैम मानेकशॉ, जसजीत सिंह अरोड़ा और सगत सिंह की ये तिकड़ी आगे चलकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली थी, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति का नमूना 1967 में ही नजर आ गया था। उस समय चीन चाहता था कि भारत सिक्किम की सरहदों से हट जाए। इसके लिए वो तरह तरह के पैंतरे अपनाता था। इस इलाके में दोनों देशों की फौज बहुत करीब पेट्रोलिंग किया करती थी। सीमा के बंटवारे की कोई लकीर थी नहीं, लिहाजा हर रोज टकराव होता था। बात शुरू होती थी बहस से, फिर हाथापाई पर आ जाती थी। चीन की ओर से झगड़े के निपटारे के लिए उनका एक सरकारी अधिकारी भेजा जाता था, जिसे टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी। 6 सितंबर को नाथुला पर ऐसी ही एक बहस में जब धक्का मुक्की शुरू हुई तो चीनी अधिकारी गिर गया और उसका चश्मा टूट गया। रोज रोज के झगड़ों से परेशान हिंदुस्तान ने फैसला किया कि उस इलाके में कांटेदार तार लगाए। ये जिम्मेदारी पूरी करनी थी 55 इंजीनियर्स रेजिमेंट की 70 फील्ड कंपनी को, और इनका सहयोग करने के लिए 18 राजपूत और 2 ग्रेनेडियर्स की एक कंपनी पर दायित्व था। 11 सितंबर को ये काम 2nd ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह की देखरेख में शुरू किया गया।
नाथुला दर्रे के बीचों बीच तार लगाई जा रही थी, पर जैसे ही भारतीय सेना ने कार्रवाई शुरू की, चीनी सैनिक फौरन वहां पहुंच गए। वहां चीनियों ने उनसे तार बिछाने का काम रोकने के लिए कहा। नहीं लगाएंगे और तुम्हारा भी नहीं लगाने देंगे। भारतीय सैनिकों ने इनकार कर दिया। काम नहीं रोकेगा। फिर बहस शुरू हुई और साथ ही हाथापाई। चीनी सैनिक चीखने लगे, चिल्लाने लगे, धमकी देने लगे। वो सरकारी नुमाइंदा भी बढ़ चढ़कर शोर मचा रहा। जब हाथापाई हुई तो उसके जैकेट का एक बटन टूट गया। फिर तो उसके गुस्से की कोई सीमा ही नहीं रही। जैसे 1962 में की थी। 1962 कहाँ है, 1967 है। तो आया तो जो सेकंड ग्रेनेडियर के सीओ साहब थे, कर्नल राय सिंह, बाद में वो ब्रिगेडियर बन गए थे, वो गए और उनके साथ इनकी कहासुनी हो गई। तो मैं तो दूर था, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था कि क्या हो रहा है, पर दिखाई दे रहा था कि इनकी आपस में बातचीत चल रही है और धक्का मुक्की भी हो गई। उसके बाद ये जो चाइनीज कमिश्नर था, ये वापस अपने बंकर में चला गया।